हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भीमनगर कहकर एक गांव में प्रमोद अपनी बीवी मिथिला के साथ रहा करता था। उन दोनों को एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम पीहू था। मिथिला रोजाना प्रमोद को कढ़ी चावल बनाकर देती थी और प्रमोद उस कढ़ी चावल को साइकिल पर रख के स्टेशन पर बेचने जाया करता। कढ़ी चावल स्वादिष्ट और गर्मा गर्म कढ़ी चावल 10 रुपए पर प्लेट। आइए आइए, कढ़ी चावल अपने दिन की शुरुआत को मजेदार बनाइए और ट्रेन की यात्रा को यादगार बनाइए। खाकर ये कढ़ी चावल को खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती और सभी को कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट लगता। अरे वाह वाह, बहुत ही उम्दा बना है कढ़ी चावल। मुझे तो इससे खाकर मजा ही आ गया। हाँ प्रमोद भाई, इस कढ़ी चावल को खाकर तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। मेरी स्वर्गवासी दादी भी ऐसे ही कढ़ी चावल बनाती थी। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब। दरअसल ये कढ़ी चावल मेरी बीवी बनाती है और गरम कंटेनर में रखकर मैं उन्हें यहाँ स्टेशन पर बेचने ले आता हूँ। इसलिए सारी मेहनत और आपकी तारीफों के काबिल वही है। मैं तो बस बेचने का काम करता हूँ। अरे जो भी हो, भाभी दुनिया के नंबर 1 कढ़ी चावल बनाती हैं सच में। दिन भर प्रमोद के कढ़ी चावल बिकते और वो ढेर सारे पैसे कमाता। उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन गांव का एक चोर उसे दूर से ही एक पेड़ की डाली पर बैठकर दूरबीन से देखता है। उस चोर का नाम कल्लू होता है। अच्छा, ये गरीब कढ़ी चावल बेचने वाला असल में इतना भी गरीब नहीं है। दिन भर ये स्टेशन के पास खड़े रहकर कढ़ी चावल बेचता है और हजारों रुपए कमा लेते हैं दिन में। बेटा, अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हे जी ले, क्योंकि अभी ये कल्लू करेगा तुझ पर अटैक और ले लेगा तेरी जगह, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कल्लू अगले ही दिन शाम में जब प्रमोद घर जा रहा होता है तभी उसे अगवा कर लेता है और उसे जान से मारकर गांव की एक पुरानी नदी में फेंक देता है। सुना है इस नदी में कई सारे समुद्री जानवर हैं। बस अब वो सारे इस प्रमोद के बच्चे को खा जाएं, फिर तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी और ये जाएगा सीधे उन समुद्री जानवरों के पेट में। चोरी करके भी मैं दिन में इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ जितना ये कढ़ी चावल बेचकर कमा लेते हैं, इसलिए मुझे ये खतरनाक तिकड़म अपनानी पड़ रही है। कल्लू अगली सुबह प्रमोद के घर जाता है और उसकी बीवी मिथिला से कहता है, मिथिला भाभी नमस्ते, मैं कल्लू। मैं प्रमोद भाई का चचेरा भाई। वो दरअसल उन्हें किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने आपको संदेश देने बोला है कि वो जल्दी वापस आएंगे और तब तक कढ़ी चावल को जो बिजनेस है उसे मैं संभालूं, ऐसा भी कहा है उन्होंने। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इन्हें कह रही थी फोन लेकर जाओ, लेकिन नहीं लेकर गए। अब मैं इनसे बात कैसे कर पाऊंगी? उन्होंने कहा कि उनकी चिंता मत करो, वो जल्द ही लौट आएंगे। चलिए चलिए, वक्त जाया मत कीजिए और कढ़ी चावल के डिब्बे दे दीजिए, जाकर बेचने हैं स्टेशन पर। हाँ, अंदर आओ ना, मैं अभी सारे डिब्बे पैक कर देती हूँ। क्रूर कल्लू कढ़ी चावल के बड़े बड़े डिब्बों को लेकर साइकिल पर रखता है और स्टेशन पर कढ़ी चावल बेचने निकल जाता है और दिन भर में वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है। ग्राहक कल्लू से जब प्रमोद के बारे में पूछते हैं तभी, अरे भैया, प्रमोद भाई कहाँ चला गया और तुमने उसकी जगह कैसे ले ली? तुम उसके रिश्तेदार हो क्या? हाँ भाई साहब, मैं प्रमोद जी का चचेरा भाई हूँ कल्लू। उन्हें किसी जरूरी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ा, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं ही उनकी जगह पर कढ़ी चावल बेचूंगा। भाभी बनाकर देंगी और मैं बेचूंगा। अच्छा, अब समझ आया। वैसे तुम भी बहुत नेक और ईमानदार लगते हो, बिल्कुल अपने भाई प्रमोद की तरह। तुम्हें कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तुम पड़ोस के गांव रौनकपुर में रहते हो क्या? कल्लू असलियत में रौनकपुर में ही चोरी करता था और उस ग्राहक की ये बात सुनकर वो एक पल के लिए बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ पांव और माथे से पसीना छूटने लगता है। फिर वो हिम्मत से बदले में जवाब देता है, नहीं भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी या फिर नजर का धोखा। मैं तो शहर में रहता हूँ। हाल ही में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अच्छा,
शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। जैसे तैसे कल्लू यहाँ पर बच जाता है। फिर अगले दिन जब कल्लू मिथिला के पास कढ़ी चावल लेने जाता है, तभी मिथिला उसे कहती है, कल्लू भाई देखो, तुम्हें मैं पहले से ही बता देती हूँ कि हर 15 दिन में तुम मुझे जितने सारे पैसे कमाए हैं ना, उनका आधा हिस्सा दोगे। आधा तुम रख लेना, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी दिन भर की मेहनत जा रही है ना, इसीलिए। ठीक है मिथिला भाभी, जैसे आप कहो। कल्लू कढ़ी चावल लेकर निकलते वक्त मन ही मन खुद से कहता है, मैं और सारे पैसे तुझे दे दूं? इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं तो ये सारे पैसे अपने पास रखूंगा और 15 दिन में हजारों रुपए कमाकर भाग जाऊंगा और फिर ऐसे ही ऐश करूंगा। कल्लू जितने भी पैसे कमाता उन्हें अपने पास ही संभाल कर रखता। बेचारी मिथिला और पीहू दोनों ही इस आशा में रोज बैठकर इंतजार करते कि प्रमोद कब आएगा। माँ, पापा कब आएंगे? मुझे उनके साथ खेलना है। कितने दिन हो गए हैं, उन्होंने मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाई। पीहू बेटा, निराश मत हो। पापा किसी जरूरी काम से दूसरे गांव गए हैं, वो जल्द लौट आएंगे। और ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी गुड़िया के लिए तोहफे और खाने के लिए मिठाइयाँ जरूर लाएंगे। सच्ची? हाँ मेरी प्यारी दुलारी बिटिया रानी, चल जाकर तेल की शीशी ले आ। बाल देख कैसे रस्सी की तरह हो गए हैं। आज तो तेरी जम के चंपी करूंगी और फिर कल सुबह के कड़ी चावल की तैयारी करूंगी। ओफो, ठीक है माँ, ये लो। मिथिला पीहू की चंपी करती है और उसे स्नेह देती है ताकि उसे पापा की कमी महसूस न हो। वहीं एक शाम सूरज ढलने के बाद अंधेरे में कल्लू जब साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी उसके रास्ते के बीच में प्रमोद आ जाता है, जो एकदम खूंखार तरीके से उसे घूर रहा होता है। प्रमोद को यूं अचानक देखकर कल्लू एकदम से डर जाता है और वो साइकिल से गिर पड़ता है। तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। नहीं, लगता है ये उस प्रमोद का भूत है। बचाओ! कल्लू इतना घबरा जाता है कि वो जमीन से उठ भी नहीं पाता है और लेटे लेटे ही वो पीछे की ओर खिसकने लगता है। प्रमोद उसके पास धीरे धीरे आने लगता है। कल्लू का कलेजा कांप उठता है। कल्लू जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से वहां पर और एक आदमी आ जाता है। हूबहू प्रमोद जैसा ही वो दिखता है। दो प्रमोद को देखकर कल्लू पूरी तरह से डर जाता है और कांपने लगता है। नहीं, बचाओ, कोई है, भूत। कल्लू उठकर भागने लगता है कि तभी भागते भागते उसे पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ लेते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। अब तेरा खेल खत्म, मूर्ख आदमी। रौनकपुर में चोरी करने के बाद अब तो इस गांव के गरीबों को भी लूटने आया है क्या? तभी वहाँ दोनों प्रमोद, मिथिला और पीहू भी आते हैं। ये विनोद है, मेरा जुड़वा भाई। उस दिन जब तूने मुझे जान से मारने के लिए छुरी से वार किया, तभी मैं मरा नहीं था। तूने मेरी सांसें चल रही हैं ये नहीं देखा और ये देखे बिना ही मुझे नदी में फेंक दिया। लेकिन किसे पता था कि बचपन से एक माहिर तैराक का खिलाड़ी उस दिन उस बुरी हालत में भी तैरकर उस गहरी नदी से बाहर निकल जाएगा। मैंने फिर षड्यंत्र रचने की ठानी और तुम्हें उसमें फंसाया, मेरे जुड़वा भाई के साथ मिलकर। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा देना। पुलिस इंस्पेक्टर कल्लू को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाते हैं और फिर उस दिन के बाद से दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे के साथ मिलकर कढ़ी चावल का बड़ा ढाबा खोलते हैं और खूब तरक्की करते हैं। गोकुलपुर कहकर एक गांव में अनुपम और उसकी बीवी देवयानी दोनों मियां बीवी रहा करते थे। उन दोनों को एक छोटा बेटा और बेटी थे, जिनके नाम मोनू और स्वीटी होते हैं। अनुपम गांव की नदी में नाव चलाता और यात्रियों और गांव वासियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता। अरे वाह वाह, कितना मधुर संगीत बज रहा है तुम्हारी टेप में। अनुपम बाबू, मजा ही आ गया आज तो। सुबह सुबह इतनी मधुर और सुहानी शुरुआत हुई है आज के दिन की। और तुम तो नाव को बहुत ही अच्छे से भी चला रहे हो। काफी सुरक्षित और सुकूनदायक महसूस हो रहा है, वरना कुछ कुछ नाविक तो इतनी बुरी तरह नाव चलाते हैं कि पूछो मत भाई साहब।
शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों को मेरी नाव सवारी पसंद आई, सुनकर अच्छा लग रहा है। अनुपम की बीवी दिव्यानी घर बैठकर टिफिन सर्विस का साइड बिजनेस चलाती है। घर से ही खाना पकाती और उसे टिफिन में पैक करके अपने चंद ग्राहकों को देती और थोड़े बहुत पैसे कमा लेती, जिससे उनका घर खर्च निकल जाता। वहीं दिव्यानी के हाथ का बना खाना सभी को बहुत पसंद आता है। आहा, ओहो, क्या लाजवाब खाना पकाया है आज तुमने देवयानी। तुम तो मास्टर शेफ ही हो। जी आप भी ना। अच्छा सुनिए, ये पूरी सब्जी खाइए, तब तक मैं आप तीनों के लिए खीर बना कर लाती हूँ। हाँ माँ, मुझे 2 कटोरी खीर देना। आपके हाथ की खीर को खाने के बाद दिल ही नहीं भरता। हाँ माँ, मुझे भी। ठीक है बच्चों। दिव्यानी के हाथ का बना खाना आस पड़ोस में मशहूर था। उसके टिफिन सर्विस वाले सारे कस्टमर्स भी उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते। दोनों पति पत्नी खुशी से पूरी मेहनत करके अपना घर चला रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगने में देर नहीं लगती। एक दिन अचानक से अनुपम का एक कार से टक्कर होने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों हाथ पैर बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसके चलते अब वो रात दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता। मुझे माफ कर दो देवयानी, मेरे कारण तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब घर खर्च कैसे चलेगा? मोनू और स्वीटी की स्कूल की फीस, बिजली का बिल, घर का राशन। देखिए अनुपम जी, आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए। खामखा आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आप अभी बस आराम कीजिए। देवयानी, नदी किनारे मेरी नाव होगी। इससे पहले कि सूर्यास्त के बाद उसे कोई चुरा ले, तुम जाकर उस नदी के पास के नानकू चाचा की झोपड़ी के बगल में बांध दो जाके। ठीक है अनुपम जी। देवयानी नदी किनारे जाती है और उस नाव को ननकू चाचा की झोपड़ी के बगल में बांध देती है। वो अब अपने टिफिन सर्विस से ही घर चला रही होती है और अनुपम का ख्याल भी रख रही होती है, लेकिन उसके होम टिफिन सर्विस से मिलने वाले पैसे बहुत कम पड़ जाते हैं और वो बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। हे भगवान, इतने से पैसों में मैं क्या क्या करूंगी? घर का खर्चा इतना सारा है, लेकिन पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं। तभी उसकी पड़ोसन नूतन आती है। देवयानी, ओ देवयानी, माफ करना, लेकिन मैंने तेरी सारी बातें खिड़की से सुन ली और मेरे पास तेरी इस दुविधा का एक बहुत ही अच्छा और फायदेमंद सुझाव भी है। जानना चाहेगी क्या? बताओ ना नूतन बहन। क्यों ना तुम एक तैरता हुआ नाव ढाबा चलाओ। एक तैरता हुआ नाव ढाबा? मैं समझी नहीं नूतन बहन। अरे पगली, तुम्हारे पति यानी अनुपम भाई की जो नाव है ना, तुम उसे चलाना और उसमें खाना भी बेचना। यात्री और गांव वाले अक्सर नाव के लंबे सफर में खाने को कुछ न कुछ ले जाते हैं, जैसे ट्रेन में भी समोसे वाला, चाय वाला ये सब खाना बेचते हैं। वैसे ही तुम भी अपने हाथ का बना स्वादिष्ट खाना बेच सकती हो नाव चलाते हुए। हाँ। नूतन का ये सुझाव सुनकर देवयानी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है नूतन बहन, धन्यवाद। मैंने भी इनसे कई दफा सुना है कि यात्री उन्हें पूछते हैं कि कुछ खान पान का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेते नाव में। अब तो मैं अपना तैरता हुआ नाव का ढाबा खोल कर ही रहूंगी। जी बेटा। देवयानी अब ढेर सारा खाना पकाकर उसे गर्म बर्तनों में रखती है और नाव में उन बर्तनों को स्टोर करके नाव चलाती है और यात्रियों को भी उसके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे तो पूरे पंजाब में भी नहीं मिलते होंगे जितने आपने बनाए हैं देवयानी भाभी। अरे मैं तो आपके इस तैरते हुए नाव ढाबा के यूनिक कॉन्सेप्ट का फैन बन गया हूँ। आपने तो रॉक कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब से तो मैं घर से नाश्ता करके आऊंगा ही नहीं, क्योंकि रोजाना आपके नाव ढाबे में मुझे स्पेशल भोपाली पोहा और मक्खन से भरपूर मजेदार आलू के पराठे जो मिलेंगे, हम सबकी तो दिवाली बन गई। क्यों ना मैं आपके इस नाव ढाबा का वीडियो शूट करूं देवयानी भाभी। मैं एक ऑनलाइन ट्रैवल व्लॉगर हूँ। आपके इस अमेजिंग से नाव ढाबे को देखकर सभी लोग बहुत आकर्षित होंगे और आप हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आग लगा दोगी। सच?
ठीक है, कर लो सूट, मेरा मतलब है शूट। वो आदमी देवयानी के नाव ढाबा का वीडियो शूट करता है और उस वीडियो को ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करता है और रातों रात देवयानी पूरे देश में फेमस हो जाती है। अरे देवयानी भाभी, आपने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, फोड़ दिए। अरे आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हो और आपके वीडियो को रातों रात पूरे 20 लाख व्यूज आए हैं। वो क्या? देवयानी को यकीन ही नहीं होता है और वो बहुत भावुक हो जाती है। मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि मैं फेमस हो गई हूँ, पर कैसे? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। देवयानी घर जाकर सारी बात अनुपम, मोनू और स्वीटी को भी बताती है और वो सब भी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है देवयानी। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मेरी यही मनोकामना है भगवान से। देवयानी अब खुशी से अपना जीवन गुजार रही होती है। दूर दरार से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने आते हैं और पानी और मधुर संगीत का भी आनंद उठाते हैं। देवयानी अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगती है, लेकिन एक दिन अचानक से वो देखती है कि उसकी नाव कहीं खो गई है और वो नदी किनारे नहीं है। हे भगवान, मेरी नाव कहाँ चली गई? कल रात को तो मैं उसे यहीं पर बांध कर गई थी। पानी में भी नहीं गई होगी वो अपने आप, तो आखिर गई तो कहाँ गई? देवयानी बहुत घबरा जाती है। वो अपनी नाव को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे उसकी नाव कहीं नहीं मिलती। वो नाव की तलाश में जंगल के बीच आ जाती है और वहां पर वो एक पिंजरे में फंस जाती है। कोई है? अरे मेरी मदद करो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए। तभी वहां पर गुंडे देवयानी को घेर लेते हैं। आज तो तुम गई, हमें पता था अपनी नाव की खोज में तुम इस जगह जरूर आओगी। अब तो तुम हमारे जाल में फंसी गई। छोड़ दो मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देवयानी बिलक बिलक कर रो रही होती है और चिल्ला रही होती है। तभी वहां पर 2 शेर आ जाते हैं और वो उन गुंडों को देखकर उनके पास जाते हैं और दहाड़ते हैं, जिससे डरकर गुंडे वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं और वो पिंजरे को भी तोड़ते हैं और देवयानी को वहां से आजाद कराते हैं। धन्यवाद माता रानी, आपने वाहनों को मेरी मदद के लिए भेजा है। धन्यवाद। और इस तरह वो दोनों शेर देवयानी को कुछ नहीं करते और वहां से सही सलामत जाने देते हैं। देवयानी अपने तैरते हुए नाव ढाबा से खूब तरक्की करती है और पैसे कमाकर अपने परिवार को संभालती है। सास उर्मिला बहू रश्मि के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है। तभी उसे रश्मि की आवाज सुनाई देती है। उर्मिला दरवाजे पर कान लगाकर सब सुनने लग जाती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना तो मुझे सांस तक लेने नहीं आती। आई लव यू। तुम ना होती तो मेरा क्या होता? हाय हाय, ये रश्मि बहू किससे ऐसे बातें कर रही है? कहीं मेरे बेटे निहार के अलावा इसका कहीं और तो चक्कर नहीं चल रहा? बाप रे बाप, इससे पहले कि कोई और तबाही हो, मुझे इस कलमुही का पर्दाफाश तो करके ही रहना होगा। रुको, अभी बताती हूँ इसे, रुको। उर्मिला जोर से दरवाजा खोलती है और गुस्से से रश्मि पर चिल्लाने जाती है कि तभी वो देखती है कि रश्मि तो आलू चाट खा रही है और आलू चाट खाते खाते उसे देखकर कह रही है, हाय, लाइफ का असली मजा तो तुम्हें खाने में है। तुम्हें पता है, जब तुम्हें मैं खाती हूँ ना, तो एक अलग सा सुकून, एक अलग सी राहत मिलती है। हाँ, यार, कोई इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? मन करता है तुम्हें खाती ही रह जाऊं, बस खाती ही रहूं और खाती ही रहूं। माय डियर आलू चाट। उर्मिला रश्मि के इस बर्ताव को देखकर हैरान और दंग रह जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। हाय राम, इसका मतलब तू इस आलू चाट को देखकर ये सब कह रही थी? हाय 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 हाय, मुझे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था अभी, अगर कुछ और होता तो। ओफो मम्मी जी, इतनी जल्दी मत जाइए। भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो और आपको किसी की भी नजर ना लगे। तू 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 तू। वैसे मैं अभी आलू चाट खा रही हूँ, कोई भी काम हो तो कुछ देर बाद ऑर्डर दीजिएगा। फिलहाल मेरी पेट पूजा चल रही है। अरे ओ नासपीटी,
कितना आलू चाट खाएगी रे? दिन रात, सुबह शाम, दिन के 8 पहर बस आलू चाट, आलू चाट, आलू चाट, हर 1 घंटे में आलू चाट। अरे दुनिया में और भी कितने सारे पदार्थ हैं, लेकिन नहीं, तेरी जान तो इस आलू चाट में ही अटकी है, करमजली कहेंगी। हाँ नहीं तो पागल। उर्मिला वहां से चली जाती है। दुनिया वालों को जितना भी भौंकना है भौंकने दो, लेकिन मैं तो आलू चाट मरते दम तक खाऊंगी। कभी नहीं छोड़ने वाली। मरने के बाद जब भूतनी बन जाऊंगी ना, तब भी नहीं छोड़ूंगी। रश्मि की हर 1 घंटे में आलू चाट खाने की आदत से उसके ससुराल में सास उर्मिला, ससुर नंद किशोर और पति निहार तीनों भी परेशान हो चुके थे। उर्मिला रश्मि की मां बरखा को फोन लगाती है और कहती है, अरे समधन जी, ये आपकी बेटी दिन रात पानी की तरह आलू चाट गटकते रहती है। इसे क्या आलू चाट खाने की बीमारी है? शादी होकर पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अब तक इसकी आदत नहीं गई। बताइए माजरा क्या है? वो दरअसल उर्मिला जी, वो रश्मि को सिर्फ खाने में आलू चाट ही पसंद है। वो कुछ नहीं खाती, इसीलिए रश्मि के पापा उसके लिए बोरी भरकर आलू लाते थे हर हफ्ते। हाँ, वो आदत से है उसके, भूख से और आलू चाट को खाने के पागलपन, इन सब से वो मजबूर है। हाँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छी आफत बांध दी है आपने हमारे गले। अरे रिश्ता जोड़ना था, वो भी ऐसे राज छिपा कर है। ये भी कोई आपसे सीखे। रखिए फोन। हाँ नहीं तो। रश्मि की आलू चाट की जो आदत है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रश्मि रात में सोते समय निहार को बहुत परेशान करती है। आलू चाट, तुम मेरी जान हो, आलू चाट। निहार को रश्मि बहुत ज्यादा परेशान करती है। दिन भर आलू चाट खाने की आदत की वजह से घर में रात का माहौल बहुत ज्यादा बदबूदार हो जाता है, बल्कि ऐसा एक बार नहीं, पूरी रात होता है। इस वजह से निहार अपना तकिया और कंबल उठाकर जोर से चिल्लाता है, रश्मि, दिन भर दबाकर आलू चाट ठूसती हो और रात में एसिडिटी होने पर यूं खर्राटों की जगह पाद मारती हो। अरे मुझे सांस लेने में तक दिक्कत हो रही है। ऊपर से आलू चाट, बस वही बोले जा रही हो। अपना आलू चाट खाना खत्म कर दो, वरना कहीं हमारा रिश्ता ही खत्म ना हो जाए। ओ हेलो, तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना हो तो कर लो, तलाक लेना है तो ले लो, लेकिन मैं आलू चाट को तलाक कभी नहीं दूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम ना पागल हो गई हो। मैं जा रहा हूँ बाहर सोफे पर सोने, वरना यहाँ इस पाद से भरे कमरे में तो मैं घुट घुट कर ही मर जाऊंगा। हाँ तो जाओ, तुम्हारे पैरों को किसने बेड़ियों से बांधा हुआ है? हाँ नहीं तो। अब इतनी रात को उठी गई हो तो 1 प्लेट आलू चाट खा ही लेती हूँ। हे भगवान, क्या होगा इस औरत का। रश्मि आधी रात को भी रसोई की लाइट्स ऑन करके आलू चाट खाती है और फिर 1 प्लेट बोलकर ऐसे ही 2-2 प्लेट आलू चाट गटक लेती है और रसोई में ही सो जाती है। अब रश्मि के आलू चाट खाने से घर में आलू खत्म होने लगे थे और रोज के सारे पैसे तो रश्मि बस आलू लाने में ही बर्बाद कर रही थी। इसीलिए उर्मिला भड़क जाती है और कहती है, ओ कुलक्षणी, आलू चाट की दीवानी, अरे अपने आलू चाट खाने पर जरा सा तो पूर्ण विराम लगा। हाँ नहीं तो। बस ये तय हो गया है रश्मि बहू, आज के बाद अगर इस घर में आलू चाट बना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना। रश्मि गुस्सा हो जाती है और बाहर चली जाती है और बाहर जाकर आलू चाट खाने लगती है। रश्मि इतने सारे आलू चाट खा जाती है कि आलू चाट बनाने वाले काका थक जाते हैं। अरे मैडम, सारा सामान खत्म हो गया, मेरी पूरी बैटरी भी डाउन हो गई है, लेकिन आप आलू चाट खाते खाते अब तक नहीं रुकी, न थमी। ओ काका, आप अपना काम करो ना। अच्छा ये बताओ कि यहाँ आसपास कोई और आलू चाट की दुकान है क्या? नहीं मैडम, मैं अकेले ही बेचता हूँ यहाँ पर, और अब मैं घर जा रहा हूँ, अब कल आऊंगा। आलू चाट बनाने वाले काका अपना सामान उठाकर भागने लगते हैं। अरे ओ पगलेट काका, मैं कोई भूतनी या डायन हूँ क्या? हाँ नहीं तो, जो मुझसे दूर भाग रहे हो, बेवकूफ कहीं के। यार, अभी आलू चाट कहाँ पर जाकर खाऊं मैं? रश्मि बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाती है और फिर उसके खुराफाती दिमाग में एक सॉलिड सा आइडिया आता है और वो अपनी पड़ोसन प्रीति के पास जाकर रोने का नाटक करने लगती है। क्या बताऊं यार मैं तुम्हें। प्रीति, मेरे तो ससुराल वालों ने मुझे घर से बेघर ही कर दिया है। बस एक कांच का बर्तन ही तोड़ा था, उसी वजह से।
बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को मिल सकता है क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ रश्मि, क्यों नहीं, तुम तो मेरी बहन की तरह ही हो। रुको, मैंने आज भिंडी की सब्जी बनाई है और पुलाव भी बनाया है, अभी परोसती हूँ तुम्हें। रश्मि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और फिर उसके जन्मदिन पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे लगातार लूज मोशंस होने लगते हैं। डॉक्टर आते हैं और रश्मि का चेकअप करके कहते हैं, रश्मि जी, अब आपको आलू चाट खाने पर हमेशा हमेशा के लिए लॉकडाउन लगाना ही होगा, वरना ये सब आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अभी तो आपने बस ट्रेलर महसूस किया है, इसकी पूरी पिक्चर तो और भी खतरनाक और घातक है। नहीं डॉक्टर जी, आज मेरा जन्मदिन है। आज के दिन मुझे सबकी अटेंशन मिलती है और आज के दिन मेरी टाई टाई फिश हो गई। मैं कान पकड़ती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी आलू चाट नहीं खाऊंगी और ना ही आलू की तरफ देखूंगी भी। मुझे माफ कर दीजिएगा आप सब, मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई। चलो देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार तेरी अकल ठिकाने तो आई। डॉक्टर से सही तरह का ट्रीटमेंट लेकर रश्मि की तबीयत ठीक हो जाती है और वो आलू चाट खाना छोड़ देती है। एक गांव में 4 भाई गौतम, धीरज, अक्षत और चिराग एक साथ रहा करते थे। उनके साथ उनकी बूढ़ी माँ अनामिका भी रहती थी। चारों ही गांव में अपना ढाबा चलाते थे और पैसे कमाते थे। चिराग तो जाकर बाजार से सब्जियां और बाकी का माल ला ट्रक में भरकर ढाबे में दाल, नमक, चीनी, चावल सब खत्म हो गए हैं, बोरियां भर भर के लानी होंगी। ठीक है अक्षत, तब तक तू ये ग्राहकों को संभाल, ओके? गौतम, जल्दी से इस खीर में ड्राई फ्रूट्स चॉप करके डाल दे। मैं तब तक फटाफट से वो गली नंबर 12 का शादी का खाना पहुंच गया है कि नहीं वो एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है धीरज, काजू, किशमिश और बादाम और ये थोड़ी सी केसर भी। इस तरह चारों भाई एक साथ मिलकर काम किया करते। चारों ने अपनी पढ़ाई पूरी की होती है, लेकिन उनके पिताजी के जाने के बाद उनके ढाबे को संभालने वाला कोई नहीं था। इसीलिए वो चारों अपने पिताजी का ढाबा संभाल रहे थे। साइड बाय साइड वो कई जगहों पर नौकरी के लिए भी अप्लाई कर रहे थे। ये लो बच्चों, तुम चारों के लिए ठंडी ठंडी लस्सी। दिन भर काम करके थक गए होगे ना, पी लो। माँ, लेकिन पहले ही इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसमें आप हमें लस्सी पिला रही हो। ओए अक्षत के बच्चे, तुझे अगर लस्सी नहीं पसंद तो उसमें हम क्यों अपना घाटे का सौदा करें। हम तीनों को चाहे सर्दी हो या गर्मी, लस्सी हमारी ऑल टाइम फेवरेट है। कोई बात नहीं अक्षत बेटा, तू इन 3 बंदरों की बात मत सुन। तुझे सर्दियों में गाजर का हलवा पसंद है ना, मैंने गाजर का हलवा बनाया है, खाएगा? हाँ माँ, नेकी और पूछ पूछ। ठीक है बेटा, अभी लाती हूँ गरम करके। अनामिका गाजर का हलवा ओवन में गरम करती है और उसे अक्षत को परोसती है और इसी तरह पूरा परिवार हंसी खुशी से बातें करता है और फिर चारों भाई सो जाते हैं। चारों भाई अपने ढाबे को अच्छी तरह से संभाल रहे होते हैं। फिर कुछ महीनों बाद उन चारों की शादी हो जाती है। गौतम की शादी ईशानी से होती है, चिराग की शादी प्रीति से होती है, धीरज की शादी बुलबुल से होती है और अक्षत की शादी अंजलि से। चारों बहुएं घर में आते ही अपनी पहली रसोई की रस्म से सबका दिल खुश कर देती हैं। अरे वाह प्रीति, तुमने तो कढ़ाई पनीर बनाया है, एकदम लाजवाब है। क्यों माँ? हाँ प्रीति बहू, मुझे भी बहुत अच्छी लगी तुम्हारे हाथ की कढ़ाई पनीर। माँ जी, धीरज जी, मैंने जो मालपुआ बनाया है उसे भी चक्कर देखिए ना, कैसा बना है। बहुत अमेजिंग, मतलब मैं तो पागल हो जाऊंगा ये इतना सारा अच्छा खाना खाकर। ईशानी, तुम्हारे हाथ का बना सूजी का हलवा भी बहुत टेस्टी है, और तो और ये मसाला पापड़ भी। इस तरह का मसाला पापड़ मैंने कभी नहीं खाया। टू गुड यार। अंजलि, तुमने भी अपने खाने से मेरा और हम सबका दिल छू लिया आज। अनामिका अपनी चारों बहुओं को शगुन देती है और चारों ही उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। सदा सुहागन रहो तुम चारों ही। मैं और मेरे चारों बेटे बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे घर में एक नहीं बल्कि 4 माँ अन्नपूर्णा के रूप पधारे हैं। जुग जुग जियो बहुओं। थैंक यू माँ जी। कुछ दिन बाद चारों भाइयों को एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री में बड़े बड़े पोस्ट पर नौकरी मिल जाती है और वो चारों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एक चिंता रहती है।
नई नौकरी मिलने की खुशी तो है, लेकिन साथ ही में एक और बड़ी चिंता यह है कि हम जब नौकरी पर जाएंगे तो ढाबे को संभालेगा कौन। हाँ माँ, वही एक चिंता वाली बात है। हम ढाबे को तो कभी बंद नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ हमारा ढाबा नहीं है, हमारे पापा के इमोशंस जुड़े हैं उस ढाबे से, एक अलग सा लगाव है उससे। तभी चारों बहुएं एक दूसरे की तरफ नजर घुमाती हैं और फिर कहती हैं, चिराग जी, हम चारों संभालेंगे ढाबे को। वैसे भी हम चारों दिन भर घर पर रहकर बोर ही होते हैं, तो बोर होने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर लें। हाँ, और वैसे भी हम चारों के हाथ का खाना आप सब इतने चाव से खाते हैं, तो लोगों को भी हमारे हाथ का बना खाना अच्छा लगेगा। और आप लोग चिंता मत कीजिए, हम औरतें हैं, इसीलिए हमें कमजोर या कम दिमाग भी मत समझना। बिजनेस कैसे संभालते हैं, कैसे चलाते हैं, उन सब का नॉलेज है हमें। अब इसमें वेज नॉन वेज खाना कहाँ से आ गया बुलबुल बहू? वेज नॉन वेज नहीं माँ जी, नॉलेज, नॉलेज यानी ज्ञान। तो फिर क्या सोचा है आप चारों ने? आप चारों को हमें ढाबा सौंपना है या अब भी आप चारों कोई एतराज कर रहे हैं? चारों भाई आपस में बात करके फैसला लेते हैं और ढाबे को चारों बहुओं के हाथों में सौंप देते हैं। अब चारों भाई काम पर जाते हैं और चारों बहुएं ढाबा संभालती हैं और दिन भर बहुत सारे पैसे कमाती हैं, लेकिन वो चारों ही ढाबे से कमाए हुए पैसों को अपने पास रख लेती हैं। सबने अपने अपने हिस्से के पैसे रख लिए ना? हाँ हाँ, रख लिए हैं। ध्यान रहे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए घर पर कि हमारी कमाई कितनी हो रही है और हम घर वालों को कितना काम बता रहे हैं, ताकि हम बाकी के पैसे छुपाकर अपने पास रख सके। हाँ गाइस, चलो चलो जल्दी से ढाबा शट डाउन करते हैं, वरना वो बुढ़िया चिल्लाने लग जाएगी और चिल्लाते चिल्लाते ढाबे तक पहुंच जाएगी, हमारी छाती पर मूंग तलने। इस तरह चारों बहुएं पैसा छुपा छुपा कर रखा करती और घर जाकर कहती, अक्षत जी, आज तो बहुत ही कम कमाई हुई, शायद ठंड ज्यादा हो रही है ना, इसीलिए लोग ढाबे पर आना अवॉइड कर रहे हैं। अरे तो अंजलि भाभी, इसका तोड़ भी है ना हमारे पास। आप दिन रात हमारे ढाबे के सामने अलाव जलाया कीजिए और ज्यादा मत कीजिए, वरना धुएं से प्रदूषण होगा। हाँ अंजलि, ये बेस्ट आइडिया है, ट्रस्ट मी। इससे ग्राहक खाना खाते खाते अपने हाथ पांव बदन भी सेक पाएंगे अलाव में, और हमारे ढाबे का नुकसान भी नहीं होगा इतना। आइडिया तो अच्छा है देवर जी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि हमने ये वाला आइडिया भी नहीं आजमाया होगा? जी हाँ, हम रोज अलाव जलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राहकों का आना जाना कम ही है। कोई लंबी लंबी कतारें नहीं लग रही हैं इस ढाबे पर। होगा बहुओं, होगा, धीरे धीरे ही सही। चारों बहुएं ढाबे के जरिए कमाती तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन यूं ही रोजाना वो अपने ससुराल वालों को बेवकूफ बनाती रहती हैं कि ढाबे पर कमाई ज्यादा नहीं हो रही, और वो चारों आपस में अपने अपने हिस्से के पैसे बांट लेती और पतियों को बहुत कम पैसे देती। फिर दिन अचानक से चारों के पति घर पर उदास होकर लौटते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम सब इतने चिंताग्रस्त क्यों हो? कोई परेशानी वाली बात है क्या? चिराग, अक्षत, गौतम, धीरज, कुछ तो बोलो। मौन व्रत धारण कर लिया है क्या? माँ, दरअसल वो हमारी जॉब छूट गई है और कंपनी को हमारे कारण बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी भरपाई हमें करनी होगी, वो भी 50,000 रुपए। और अगर हमने भरपाई नहीं की तो कंपनी वाले हम पर लीगल एक्शन लेंगे और हमें जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देंगे। हमारे पास 50,000 नहीं है इस वक्त, इसलिए हम परेशान हैं। ये सब सुनकर चारों बहुएं घबरा जाती हैं और फिर वो कहती हैं, घबराइए मत, हम चारों हैं ना, हम मदद करेंगे। हाँ अक्षत जी, प्लीज स्ट्रेस मत लो, हम चारों ने ढाबे से कमाए हुए पैसों को छुपा कर रखा था। हम चारों के पैसों को मिलाकर 50,000 तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तभी चिंता के भाव में जाने अनजाने से ही, लेकिन अंजलि ने सारा सच सबके सामने कह ही दिया। वाह अंजलि जी वाह, आप चारों को मानना होगा, अपने ही घर में ये सब कर रही हैं आप सब। अरे क्या कमी रखी है हम चारों ने अपनी अपनी बीवियों के लिए, हर चीज तो प्रोवाइड करती है ना टाइम पर। ईशानी, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अरे मांगती तो मैं तुम लाखों रुपए एक बार में ही दे देता, लेकिन ये छल क्यों किया? इससे ही समझ आता है कि कितने लॉयल हैं हमारी बीवियां हमारे साथ। क्यों प्रीति? बुलबुल,
ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुओं, ये चारों भी नाटक कर रहे थे ताकि तुम चारों का सच सामने आ जाए। चारों बहुओं को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आई एम सॉरी। बीवियां रोने लगती हैं, तभी पति उन्हें गले से लगाते हैं और उस दिन के बाद से चारों बहुएं शिद्दत और ईमानदारी से ढाबा चलाने लगती हैं। मोहकपुर कहकर एक गांव में रतनलाल नामक एक आदमी रहता था, जिसका एक ढाबा भी था। उसके ढाबे में विक्रांत एक रसोइया के तौर पर काम किया करता था। विक्रांत इतना अच्छा खाना बनाता कि सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते। ओ वाह जी वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, मजा ही आ गया। बरसों बाद इतनी अच्छी बिरयानी खाने को मिली है, दिल को सुकून मिल गया। हाँ हाँ, इस ढाबे का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा और मजेदार रहता है। सारा क्रेडिट यहाँ के शेफ को जाता है। विक्रांत भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। जी धन्यवाद। अरे विक्रांत, चलो अंदर रसोई में जाकर फटाफट खाना बनाओ। अपनी तारीफें सुनी नहीं कि आ गई तुरंत। जाओ अंदर। विक्रांत का मालिक रतनलाल थोड़ा क्रूर स्वभाव का था। वो विक्रांत से सही से बात नहीं करता और तो और उसमें दुनिया भर के घमंड भी था, जबकि विक्रांत के हाथ के बने खाने की वजह से ही उसका ढाबा चल रहा था। उसके बावजूद भी उसे विक्रांत की जरा सी भी कद्र नहीं थी। फिर एक दिन अचानक से रतनलाल के ड्रॉर में रखे पैसे गायब हो जाते हैं। अरे ये क्या, मेरे पैसे कहाँ चले गए? इतना बड़ा नोटों का बंडल था, न जाने कहाँ चला गया। ड्रॉर से कैसे गायब हो सकता है? कहीं विक्रांत ने तो नहीं? रतनलाल विक्रांत के पास जाता है और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई रे कमीने? मेरे ही ढाबे में रहकर मेरे ही पैसे चुराए तूने। बता मेरे पैसे कहाँ हैं, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, गधे घोंचू। साहब, ये आप क्या कह रहे हो? मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं। मैं तो यहाँ रसोई में ही हूँ, कब से खाना बना रहा हूँ, शादी के फंक्शन की डिलीवरी का। अरे चुप बैठ तू, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ तू किस तरह का आदमी है। तुम जैसे दो कौड़ी के गरीब भिखारी लोगों को जिस थाली में खाना हो उसमें छेद कैसे करना है वो बखूबी अच्छे से आता है। चल निकल मेरे ढाबे से, चोर कहीं का, निकल यहां से, दफा हो जा। साहब मुझे मत निकालिए, मेरी बात तो सुनिए साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ साहब। विक्रांत अपनी बेगुनाही के लिए बहुत विनती करता है, लेकिन रतनलाल उसे ढाबे से धक्के मारकर बाहर फेंक देता है, जिससे बेचारे विक्रांत को चोट भी आती है। आइंदा से फिर कभी भी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना मुझे। विक्रांत रोते रोते हिम्मत जुटाकर अपने घर जाता है और खूब रोता है। वो अपनी बीवी नयनतारा को सारी बात बताता है। तभी नयनतारा कहती है, जी मैं और मेरा दिल जानता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है और आप बेगुनाह हो। चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं अभी हल्दी वाला दूध और लेप बनाकर लाती हूँ, आपकी चोट को आराम मिलेगा। हाँ नयनतारा। नयनतारा लेप बनाती है और विक्रांत की चोट पर लेप लगाती है। एक हफ्ते तक तो विक्रांत घर पर ही रहता है और वो अपनी चोट के कारण आराम करता है, लेकिन अब घर पर सब कुछ खत्म होने लगता है। विक्रांत जी, आज हमें मंदिर में बंटने वाला खाना ही खाना होगा, क्योंकि हमारे घर में अन्न का एक निवाला नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो गया है। नयनतारा, मेरे पास जितने भी पैसे थे सारे खत्म हो गए हैं। लगता है अब नई नौकरी ढूंढने जाना ही पड़ेगा। विक्रांत पूरे गांव में जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। विक्रांत निराश होकर घर लौटता है। अब तो उनके घर का मालिक आकर उनके घर की बिजली काट देता है और पानी का कनेक्शन भी रोक देता है, क्योंकि उन्होंने सही समय पर बिल नहीं भरा था। विक्रांत जी, मेरे पास एक सुझाव है। देखिए, आपके हाथ का बना खाना सभी को बहुत पसंद आता है। सभी गांव वाले आपके हाथ के खाने के दीवाने हैं, तो ऐसे में क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें? अरे वाह नयनतारा, सुझाव तो काफी अच्छा है, लेकिन एक ढाबे को बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। हम उतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। काश कि हमारे पास पैसे होते, हम कितनी आसानी से ढाबा खोल पाते। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम राजेंद्र है। वो एक अच्छी नौकरी पर है।
शायद वो कुछ पैसों की मदद कर दे। विक्रांत अपने दोस्त राजेंद्र से पैसों की मदद मांगने के लिए उसके गांव प्रीतमपुर जाता है। वो हाथ गाड़ी में बैठे हुए जब जा रहा होता है तभी उस गांव में कई सारे बांस के खेत देखते हैं और गांव में ज्यादातर बांस के घर ही दिखता है। अरे वाह, प्रीतमपुर कितना सुंदर है। कितने सारे बांस के खेत हैं यहाँ पर, और तो और इतने सारे बांस के घर, बांस के फर्नीचर, बांस की बनी दुकानें। अगर कोई सीमेंट का मकान न बना पाए तो वो बेचारा अपने बांस के मकान तो बना ही सकता है ना। विक्रांत अपने दोस्त राजेंद्र के घर तक पहुंचता है। यही घर है, पता तो यहीं का था, लेकिन ये क्या, राजेंद्र के घर को ताला क्यों लगा है? काका सुनिए ना, ये यहां इस घर में राजेंद्र नाम का एक आदमी अपनी बीवी बच्चे के साथ रहता है, वो कहां चला गया? ये इस घर पर ताला कैसे लगा है? अरे बेटा, राजेंद्र तो 2 महीने पहले ही ये गांव छोड़कर शहर चला गया। उसे एक अच्छी नौकरी का बुलावा आया, इसलिए वो चला गया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो काका, क्या आप मुझे राजेंद्र का फोन नंबर या फिर उसके शहर के घर का पता दे सकते हैं, अगर आपको पता हो तो? माफ कर दो बेटा, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वो शहर में गया है। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया काका। विक्रांत हताश होकर वहां से चला जाता है और वो घर जाकर बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। क्या हुआ जी? आप अपने दोस्त के पास गए थे ना? पैसों का बंदोबस्त हुआ? क्या हुआ, बोलिए ना, आप इतना उदास क्यों हैं? नयनतारा, वो दरअसल राजेंद्र अब प्रीतमपुरा में नहीं रहते, वो कहीं किसी शहर में चला गया है। उसे नौकरी का बुलावा आया है, इसलिए। हे भगवान, जाने दीजिए, आप अपना मन उदास मत कीजिए। हमारी मुसीबत का कोई ना कोई तो जरूर निकल जाएगा हल। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। इतनी ईमानदारी और इतनी निष्ठा से काम करने के बावजूद भी मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वो सही कहते हैं, इस कलयुग में ईमानदार और अच्छे लोगों की जगह ही नहीं है। विक्रांत बाद में सोते वक्त कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे प्रीतमपुर के बांस के घर और खेती याद आते हैं और वो एकदम से उठकर कहता है, क्यों ना मैं बांस का ढाबा बनाऊं? नयनतारा, तुम्हें पता है, जब मैं प्रीतमपुरा गया था तभी मैंने वहां पर कई सारे बांस के खेत देखे थे, और तो और बांस के घर भी देखे थे। बांस की लकड़ियों से मैं एक अच्छा सा ढाबा बना सकता हूं और उसमें खाना बनाकर बेच सकता हूं। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छा सुझाव है। विक्रांत अब प्रीतमपुर में फिर से जाकर वहां से ढेर सारे बांस की लकड़ियां तोड़ता है और उन्हें इकट्ठा करके एक बांस का ढाबा तैयार करता है और वहां पर खाना बनाकर बेचने लगता है। वहीं रतनलाल के ढाबे पर एक कुत्ता तक दुम नहीं हिलाने आता है और यहाँ विक्रांत के ढाबे पर एक दिन में ही ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और सभी उसके खाने की प्रशंसा करने लगते हैं। ओए होए होए होए, बहुत ही बढ़िया और लजीज खाना बना है। पूरे गांव में इससे अच्छा खाना मैंने और कहीं भी नहीं खाया। अरे वाकई में काबिले तारीफ है तुम्हारा ढाबा। बाकी ढाबों से ज्यादा इस ढाबे में सुकून है। और वाह 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 वाह, क्या कलाकारी है। बांस की लकड़ियों का बना ढाबा, बांस की कुर्सी, बांस की टेबल, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह विक्रांत के बांस के ढाबे की खूब सफलता होने लगती है और वो ऑनलाइन भी बहुत फेमस होता है। वहीं रतनलाल को न चाहते हुए भी आखिर में तंगी के कारण अपने ढाबे को ताला लगाना ही पड़ता है और उसे ताला लगाते समय ढाबे के स्टोर रूम में उसके पैसे दिखाई पड़ते हैं। अरे, ये पैसे तो यहाँ पर है। ओह, अभी याद आया, मैंने उस दिन उन पैसों को संदूक में रख दिया था और फिर उस संदूक को इस स्टोर में मैंने रख दिया और भूल गया और खामखां विक्रांत पर इल्जाम लगाया। अरे नहीं, मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। रतनलाल अपना सर पकड़ लेता है और पछता के रह जाता है। वहीं विक्रांत ऊंचाइयों की इमारतें छूता है। स्वर्णपुर कहकर एक गांव में गोपाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी रंभा और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। गोपाल गांव में एक जगह पर ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करता था।
उसके हाथ की बनी पानी पूरी का पूरा गांव दीवाना था और सभी उसे खाकर गोपाल की तारीफों के पुल बांधते हैं। वाह वाह वाह, थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी, क्या लाजवाब पानी पूरी बनाते हो गोपाल भाई तुम तो। हम तो तुम्हारे बिग फैन हो गए हैं भाई। अरे वाकई माँ, बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी लागत है। ई का खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हुई गवा। धन्यवाद, ये लीजिए और लीजिए। ये लो भाई, और थोड़ा सा तीखा पानी लो, चटपटा स्वाद आएगा खाने में। गोपाल अपनी पानी पूरी ठेले से अच्छे खासे पैसे कमा लेता था और सभी को उसकी ही पानी पूरी पसंद थी। गांव में बहुत ही कम ठेले थे। गोपाल तो अपनी शादी की सालगिरह पर बीवी रंभा के लिए एक सोने का हार भी बना लाता है। रंभा, सालगिरह मुबारक हो। ये लो, ये हार मैंने तुम्हारे लिए लिया है। जी, ये सोने का हार लाने की क्या जरूरत थी? ये कितना महंगा होगा। आप ये सब क्यों करते हो जी? दिन रात की मेहनत के पैसे यूं फिजूल के खर्चों में। हाँ, आज के दिन तो मत चिल्लाओ ना मुझ पर हिटलर की तरह। माना कि ये हार महंगा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से ज्यादा नहीं है। लो, इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। आप भी ना मुन्ना के पापा। सालगिरह मुबारक हो आपको भी। आप ही पहनाइए अब। गोपाल रंभा के गले में वो सोने का हार पहनाता है और उसे उसकी पसंद की आलू जलेबी भी खिलाता है और इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी सालगिरह मनाते हैं। सब अच्छा चल रहा होता है। गोपाल मुन्ना को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने भी भेजता है। लेकिन अचानक से एक दिन सरपंच के आदमी गोपाल की पानीपुरी ठेले पर आते हैं और गुस्से से डंडा दिखाकर उसे धमकाते हैं। ओए छचूंदर, तुझे इस गांव के कानून कायदा पता नहीं है क्या? ये सरेआम खुले मोहल्ले, गली, चौक, चौराहे या नुक्कड़ पर ठेला लगाकर फ्री फंड में अपनी जेब भरना सख्त मना है हमारे गांव में। कहीं और तुझे दिख रहे हैं क्या पानीपुरी के ठेले? अरे सरपंच जी की बात को टालेगा तो सजा तो मिलेगी। भाइयों, इसके इस ठेले को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे पेट का सवाल है, मेरी रोजी रोटी है ये ठेला। भगवान के लिए मेरे ठेले को मत तोड़िए, मुझे यहाँ पर पानी पूरी बेचने दीजिए। गांव वाले बड़े ही चाव से खाते हैं मेरी पानी पूरी। हम तेरी बातों में नहीं आएंगे, तेरे ठेले का काम तो तमाम होकर ही रहेगा। सरपंच के आदमी गोपाल का पानी पूरी ठेला तोड़ फोड़ देते हैं और उससे मोटी रकम का फाइन भी लेते हैं। अब बेचारे गोपाल के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो बुरी तरह कंगाल हो जाता है। नहीं, ना जाने क्या करेंगे अब हम। रंभा, अब कुछ दिनों के लिए हमें मंदिर से जो भिखारियों के लिए खाना मिलता है उसे ही खाना होगा। मेरे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मुन्ना के पापा, मैंने हमारी पड़ोसन मिथिला से बात की है। उसका पति जिस मिल में काम करता है ना, उसी में शायद कुछ और कर्मचारियों की जरूरत है। हो सकता है कि आपको भी वहाँ नौकरी लग जाए। ठीक है रंभा। गोपाल को उस मिल में पड़ोसन मिथिला की पहचान से काम मिल जाता है। वो अब उस मिल में काम करने लगता है और वो अब फिर से पैसे कमाने लगता है। रंभा भी घर बैठकर अचार और पापड़ बनाती और उन्हीं को बेचती रहती, जिससे घर खर्च के थोड़े बहुत पैसे निकल जाते। पापा, मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप मुझे तोहफा दोगे ना? और माँ, आप मेरे लिए केक लाओगी ना? हाँ मुन्ना बेटा, तुम्हारे जन्मदिन को अब और 1 महीना बचा है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा इस साल का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ मुन्ना, तब तक तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले हफ्ते तेरी परीक्षा है ना? हाँ माँ। लेकिन एक दिन अचानक से मिल में गैस लीक होने के कारण बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बहुत से कर्मचारी घायल हो जाते हैं और 6 कर्मचारी मर जाते हैं। गोपाल बच जाता है और थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब ठीक हो जाने पर वो अपने लिए नई नौकरी तलाश करने निकलता है, लेकिन इस बार भी उसे नौकरी नहीं मिलती। एक शाम निराश होकर जब वो घर लौट रहा होता है, तभी उसे सड़क के किनारे पर एक खटारा टूटी हुई मोटर बाइक दिखती है। अरे ये मोटर बाइक, ये इतनी भी खराब स्थिति में नहीं है।
मैं इसे ठीक करके इस्तेमाल कर सकता हूँ और हो सके तो इस पर सवार होकर पानी पूरी भी बेच सकता हूँ। ठेले को खड़ा करें तो गलत होगा, लेकिन मोटर बाइक के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। गोपाल उस खटारा मोटर बाइक को अपने घर ले जाता है और आंगन में रखकर उसे रिपेयर करने लगता है। तभी रंभा उससे कहती है, मुन्ना के पापा, आपने इसे ला तो दिया, लेकिन आप इसे रिपेयर कैसे करेंगे? आप मैकेनिक थोड़ी हैं। जानता हूँ रंभा, लेकिन मेरे पापा एक मैकेनिक थे। वो अक्सर मुझे अपने गैराज ले जाया करते थे, जहाँ पर वो काम किया करते थे, और मैं उन्हें देख देख कर थोड़ा बहुत सीख गया। गोपाल उस मोटर बाइक को रिपेयर कर देता है और फिर पानी पूरी बेचने लगता है। मोटर बाइक पानी पूरी वाला, मोटर बाइक पानी पूरी वाला, स्वादिष्ट, मजेदार और चटपटी पानी पूरी। ग्राहकों को गोपाल का यूं मोटर बाइक पर पानी पूरी बेचने का अंदाज काफी आकर्षित कर देता है और वो सभी उसके पास पानी पूरी खाने आते हैं। ला 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 ला, पानी पूरी, वो भी एक मोटर बाइक पर। बहुत ही बढ़िया तरीका है भाई। चलो चलो, मुझे 2 प्लेट पानी पूरी बनाकर दे दो, वरना इतनी शानदार खुशबू सूंघ कर ही मैं फ्लैट हो जाऊंगा। अभी देता हूँ। गोपाल के मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल पर बहुत सारे लोग आकर पानी पूरी खाने लगते हैं और गोपाल की प्रशंसा भी करते हैं। ओए होए होए होए, कमाल की पानी पूरी है भाई। दिल्ली के गोलगप्पे से भी लाजवाब, बोले तो माइंड ब्लोइंग। मैं तो आपके इस अनोखे मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल का वीडियो भी बनाऊंगा। वो ग्राहक गोपाल के मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल का वीडियो बनाकर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद गोपाल बहुत मशहूर हो जाता है और ट्रेंड करने लगता है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अरे गोपाल काका, आप तो पूरे ऑनलाइन जगत पर राज कर रहे हो, वो भी नंबर 1 पर ट्रेंड करते हुए। हर जगह सिर्फ आप ही की पोस्ट हैं, आप ही के वीडियोस हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जय हो ऊपर वाले की। गोपाल फौरन जाकर मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाता है और हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो अपने बेटे मुन्ना का धूमधाम से जन्मदिन भी मनाता है। मुन्ना बेटा, ये देखो, पापा ने आपके लिए कितना बड़ा गिफ्ट लाए हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये शुक्रिया पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। ये और ये रहा मेरा मुन्ना के लिए एक बड़ा सा बर्थडे केक। गोपाल अपने परिवार संग अब खुशी से रहने लगता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो इतना फेमस हो जाता है कि सभी उसका नाम पानी पूरी किंग रख देते हैं। और वो भी अपना YouTube चैनल बनाता है और अपने चैनल और मोटर बाइक स्टॉल दोनों का नाम पानी पूरी किंग रखता है। पानी पूरी किंग, तुम तो छा गए यार। तुम्हारी पानी पूरी खाना किसी बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने से कम नहीं रह गया है अभी। दिल से फैन हूँ भाई। मतलब तुम्हारी पानी पूरी जैसे ही मुंह में घुलती है, वैसे ही आत्मा एकदम अजब से गजब से लोग पहुंच जाती है। शुक्रिया मेरे भाई। इसी तरह गोपाल को सभी स्नेह और प्यार देते ही रहते और दूर दूर से लोग उसके मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल पर आकर पानी पूरी खाते और उसके साथ सेल्फी भी खिंचवाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे बुरे और मुश्किल हालातों में भी कई बार कोई बेकाम की चीज हमारे बहुत काम आ सकती है, जैसे कि गोपाल की कहानी में मोटर बाइक आई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।